गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड फूड एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाता है। फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन वाले से ज़रूर उठाया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन पर ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा सभी क्वेश्चन कवर हों, कोई क्वेश्चन छूटे ना। आपसे आग्रह है एक बार अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। निश्चित तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। कौन कौन से मेथड हैं प्रिजर्वेशन करने के फ्रूट एंड वेजिटेबल के, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसका अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की, तो इसमें सबसे पहले हम सेंट्रल फूड, कुछ दो इंस्टीट्यूट हैं इनके बारे में जान लें, इन्हें पढ़ लें। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे CFTRI बोलते हैं। इसकी स्थापना 1950 में मैसूर में हुई थी। दूसरा यह है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO जो आया था वो 1955 में आया था। इसके द्वारा मीन्स फूड प्रिजर्वेशन में अगर केमिकल यूज करते हैं तो कितना यूज करेंगे, वो सब लिमिट डिसाइड की गई। वो सब लीगल्स बने, कौन सा हमें यूज करना है प्रिजर्वेटिव में, केमिकल में कौन सा नहीं यूज करना है। तो इन सब पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड प्रिजर्वेशन की, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग में अगर हम बात करें, फ्रूट्स में 25 to 30% लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग में, फ्रूट्स में, जो कि एक बड़ा लॉस है फ्रूट्स में ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिजर्वेशन एंड अदर प्रोसेसिंग में, चाहे किसी भी प्रोसेसिंग में कमी रही हो, प्रिजर्वेटिंग में कमी रही, प्रिजर्वेशन की कमी के कारण मीन्स 25 से 30% फ्रूट्स जो हैं लॉस हो जाते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद। इतना नुकसान होता है। वहीं अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो 30 to 40, बल्कि 30 to 40% लॉस हो जाता है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस जो होता है वेजिटेबल में, वह 30 to 40% लॉस है, जो कि एक बड़ा नुकसान है। अगर हम बात करें जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन में कितना यूज करते हैं, तो सबसे कम 2% ही फ्रूट एंड वेजिटेबल एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए ओनली 2% फ्रूट एंड वेजिटेबल का यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 83% मलेशिया जो कंट्री है, मलेशिया में 83% जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन किया जाता है, जो टोटल प्रोडक्शन का 83%, जो कि एक बड़ा है। विश्व में सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो प्रिजर्वेशन होता है वो मलेशिया में होता है। इंडिया में ओनली 2% होता है। मीन्स 98% जो फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं फ्रेश
खाए जाते हैं, फ्रेश ईट किए जाते हैं, मीन्स ताज़ा ही खाते हैं लोग, प्रिजर्वेटिव के थ्रू यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कुछ डाटा रहा जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें से पूछ लिया जाता है कि भारत में पोस्ट हार्वेस्टिंग फ्रूट्स में कितना लॉस होता है, तो 25 to 30% लॉस होता है। और वेजिटेबल में पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होता है वो 30 to 40% होता है। 2% ही भारत में प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। इंडिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल ओनली 2% यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा विश्व में प्रिजर्वेशन किया जाता है तो मलेशिया में किया जाता है, 83% मलेशिया में किया जाता है। यूएसए में भी लगभग 70% है, ब्राज़ील में भी अच्छा खासा है। तो अन्य कंट्री हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन किया जाता है, लेकिन इंडिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का लॉस होता है और अच्छे प्राइस भी नहीं मिल पाते हैं। इसी कारण से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि किसानों के पास जो है सुविधाओं का अभाव होने के कारण जब उत्पादन एक साथ होता है तो जो फसल हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, उनके प्राइस उस समय सीजनेबल डाउन होते हैं और किसान के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है या प्रिजर्वेटिंग या फूड प्रोसेसिंग ऐसा कोई उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं जिससे कि वो उन्हें प्रिजर्व कर पाएँ या स्टोर कर पाएँ और जब मार्केट में अच्छे या उचित दाम मिले तब सेल कर पाएँ। ये सुविधाएं किसानों के पास नहीं होती हैं। वैसे भी भारत में किसान की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए ये हालात होती है फार्मर्स की जब एक साथ हार्वेस्टिंग होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, उस समय बहुत ज़्यादा मारामारी हो जाती है और उससे उचित प्राइस नहीं मिल पाते हैं, बहुत ही कम रेट मिल पाते हैं किसान के लिए, और जिस कारण बहुत सारा लॉस भी होता है, जो एक बड़ा लॉस है फ्रूट एंड वेजिटेबल में। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बहुत ज़्यादा है, इसे कम करने की आवश्यकता है और प्रिजर्वेशन मेथड को बढ़ाने की, फूड और वेजिटेबल को प्रिजर्वेटिव करने की आवश्यकता है। अब हम बात करें प्रिजर्वेटिव करते क्यों हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, किस लिए करते हैं। प्रिजर्वेशन करते हैं प्रिवेंशन डिले द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। किस लिए करते हैं, प्रिवेंशन मीन्स रोक सके या डिले कर सके माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, जो माइक्रोबियल्स के द्वारा, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के द्वारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का लॉस होता है, इसे या तो रोक दें या डिले कर दें, जो कि ना हो पाए। ये पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है, पहला प्रिंसिपल है। दूसरा है प्रिवेंशन डिले द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फ्रूट्स, मीन्स सेल्फ डिकम्पोजिशन भी कुछ समय के बाद फ्रूट जो है सेल्फ डिकम्पोज होने लगता है, सेल्फ डिकम्पोज ना हो इसके लिए प्रिजर्वेशन करते हैं। इसके लिए प्रिजर्वेशन करने की आवश्यकता है, उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, इसलिए आवश्यकता है। और तीसरा जो मेथड है प्रिवेंशन ऑफ डैमेजिंग बाय द इंसेक्ट एंड एनिमल और मैकेनिकल कॉजेज, मीन्स जो प्रिवेंशन, जो डैमेज होता है इसे रोकना बाय द इंसेक्ट, एनिमल, मैकेनिकल और अदर कॉजेज के द्वारा इसके नुकसान को कम किया जा सके, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो या किसी भी स्थिति से अगर नुकसान होता है उसे कम किया जा सके, इसलिए हम प्रिजर्वेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला मेथड की अगर हम बात करें, असेप्सिस। असेप्सिस मेथड, असेप्सिस में क्या होता है, मीन्स जो असेप्सिस मेथड है इसे हम निरोग अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्लीनिंग एंड चेकिंग द एंट्री ऑफ माइक्रोबियल। असेप्सिस में क्या करते हैं, हम सही से प्रॉपर इसकी क्लीनिंग करते हैं और प्रयास करते हैं कि कोई भी उसमें ऐसा फ्रूट्स या ऐसी कोई इन्फेक्टेड वेजिटेबल या फ्रूट्स तो नहीं है जो कि दूसरों में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो उसे हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं और चेकिंग करते हैं ताकि जो उसकी एंट्री है वो ना हो पाए। जब वो इन्फेक्टेड कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब नहीं आएगा तो दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, दूसरे पर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। तो इसे हम मतलब एंट्री उसकी ना हो इसके लिए प्रयास करते हैं, उसकी एंट्री को रोकें। उसमें कोई भी इन्फेक्टेड तो इसे प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही हम उसे प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा है लो टेम्परेचर। सेकंड मेथड है लो टेम्परेचर। इसमें क्या है, लो टेम्परेचर पर हम लो टेम्परेचर दो तरह से प्रिजर्वेटिव में दो तरह से यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर के द्वारा रेफ्रिजरेटर के द्वारा दो तरह से हम लो टेम्परेचर में प्रिजर्वेशन करते हैं। एक तो चिलिंग चैम्बर में और दूसरा कूलिंग चैम्बर। दो तरह के चैम्बर होते हैं रेफ्रिजरेटर में, एक तो चिलिंग चैम्बर, एक कूलिंग चैम्बर। चिलिंग चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है अमूमन एग्जामिनर पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चिलिंग चैम्बर का 0 से 5 सेंटीग्रेड रखा जाता है और कूलिंग चैम्बर का 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये दूसरा मेथड है लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक तो चिलिंग चैम्बर होता है, एक कूलिंग चैम्बर होता है। चिलिंग चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो 0 से 5 सेंटीग्रेड होता है और कूलिंग चैम्बर का टेम्परेचर जो है 15 सेंटीग्रेड होता है। ड्राई मेथड, थर्ड मेथड जो हम यूज करते हैं, थर्ड मेथड है जो ड्राई मेथड। ड्राई मेथड भी दो तरह से ड्राई करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। दो तरह से ड्राई किया जाता है, एक तो सनलाइट के द्वारा नेचुरली सनलाइट के द्वारा, दूसरा डिहाइड्रेशन के द्वारा। मीन्स उसमें से जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसे कम कर दें। और एक नेचुरली सनलाइट के द्वारा, सूर्य की लाइट के द्वारा भी उसे प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन में हम ध्यान रखते हैं, उसमें TSS 70% तक जब तक नहीं आता है तब तक उसे हम ड्राई करते हैं, तब तक उसमें मॉइस्चर को सुखाते हैं जब तक कि उसका TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड उसमें 70% ब्रिक्स रीडिंग ना आ जाए, ब्रिक्स ना आ जाए, 70 ब्रिक्स ना आ जाए। 70 ब्रिक्स जब तक नहीं आ जाए, 70 तब तक हम उसे सुखाते हैं, डिहाइड्रेशन उसका करते रहते हैं। तो ये तीसरा मेथड हुआ ड्राई मेथड। ड्राई में दो तरह से यूज ड्राई भी करते हैं, सनलाइट, नेचुरली सनलाइट के द्वारा सुखाते हैं, दूसरा डिहाइड्रेशन के द्वारा टेम्परेचर को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज है पास्चुराइजेशन। फोर्थ मेथड जो है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में क्या है, पास्चुराइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, 85 to 90 सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, टेम्परेचर पर 85 to 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर टेम्परेचर पर 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं। इससे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है पास्चुराइजेशन के लिए 85 to 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। इससे पास्चुराइजेशन करते हैं, इसमें जो जितने भी हानिकारक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें स्पोर जो होते हैं वो इसमें किल नहीं होते हैं, जिसका ड्रॉबैक है।
स्पोर किल नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, इसके लिए नेक्स्ट जो अगला मेथड है, 5 मेथड है, स्टेरिलाइजेशन यूज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मोर देन 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फॉर 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं। 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं। इसका जो इसमें क्या होता है, बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड, मीन्स जो बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें किल हो जाते हैं। ये इसका एक नुकसान है। स्टेरिलाइजेशन में दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो किल हो जाएंगे। इसमें मोर देन 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं 30 मिनट्स के लिए। तो इसमें जो लाभदायक और नुकसानदेह दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें खत्म हो जाते हैं, इसमें किल हो जाते हैं। इसका ड्रॉबैक है। प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स इसमें यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स का। प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स का यूज करेंगे तो इसमें प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स में आ जाएगा साल्ट। अमूमन जो साल्ट या नमक का जो हम मात्रा रखते हैं प्रिजर्वेशन के लिए 15% रखते हैं। प्रिजर्वेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल 15% रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें पिकल अचार में इसकी मात्रा 10% रखते हैं साल्ट की। अचार में इसकी मात्रा रखते हैं 10% रखते हैं। प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स में दूसरा है शुगर। प्रिजर्वेशन के लिए हम शुगर का भी यूज करते हैं। लगभग 65 to 70% शुगर का कंसंट्रेशन रखते हैं। उसमें हम डिप करके मतलब उसमें हम रखते हैं जिससे लंबे समय तक उसे प्रिजर्वेटिव कर सके। इसमें जैम, जेली, सॉस ये सब जो आते हैं वो ये शुगर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। शुगर प्रिजर्वेशन में आ जाते हैं जैम, जेली, मुरब्बा, जैम, जेली, मुरब्बा, ये सब शुगर के द्वारा इन्हें प्रिजर्वेटिव किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड इज प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स में आ जाएगा विनेगर, मीन्स सिरका। सिरका का भी हम यूज करते हैं। सिरका से एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। और मात्रा की अगर हम बात करें, एसिटिक एसिड की जो मात्रा होती है सिरका में, विनेगर में, वो 4 से 4 to 5% एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। और हम इसे प्रिजर्वेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, इसका जो प्रिजर्वेशन के लिए इसकी मात्रा रखते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए जो हम मात्रा रखते हैं सिरका की, तो वो 2 to 3% सिरका की मात्रा रखते हैं हम प्रिजर्वेशन के लिए। इससे हम चटनी और अचार और चटनी को हम इससे प्रिजर्व कर सकते हैं सिरका के बाय द विनेगर, यानी सिरका के द्वारा। तो सिरका से ये भी ध्यान रखना है, सिरके में
एसिटिक एसिड पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है? 4 से 5% पाया जाता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कितने परसेंट यूज़ करते हैं सिरका का प्रिजर्वेशन के लिए, तो 2 से 3% यूज़ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ चटनी एंड पिकल। अगला जो प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स है उसमें ऑयल आ जाता है। नॉर्मली ऑयल को हम एज पर डिज़ायर यूज़ करते हैं, रिकमेंडेशन के अनुसार ऑयल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तेल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये फर्मेंटेशन को चेक कर देता है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन नहीं होता है, जिससे जो अचार है या जो हमने प्रिजर्व किया है, जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को हमने प्रिजर्व किया है, तो इसमें फर्मेंटेशन नहीं होगा, तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ख़राब नहीं होंगे, लंबे समय तक ये प्रिजर्व रहेंगे। तो ये फोर्थ जो मटेरियल है वो हो गया ऑयल। तो ये प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स में आते हैं साल्ट, शुगर, विनेगर एंड ऑयल। साल्ट में हम 15% जनरली इसकी मात्रा रखते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, फूड एंड वेजिटेबल्स के लिए। इन केस ऑफ पिकल्स में 10% रखते हैं, अचार को हम 10% साल्ट के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। वहीं हम बात करें शुगर, तो 65 से 70% शुगर का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें हम फूड एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करते हैं। इसमें जैम, जेली, मुरब्बा ये सब बना के इसके मतलब रूप में परिवर्तन कर देते हैं, इस तरह से उसे हम प्रिजर्व कर देते हैं। विनेगर, सिरका में अगर हम बात करें, सिरका की मात्रा प्रिजर्वेशन के लिए 2 से 3% रखते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, 4 से 5% पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये नेक्स्ट जो प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स है उसमें है ऑयल। ऑयल को हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल में। ये क्या करता है? फर्मेंटेशन, जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है, उसे नहीं होने देता है, उसे रोकता है, जिससे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये 6 नंबर का है और ये 7 नंबर का है। मीन्स केमिकल मेथड यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। इसमें मुख्यतः एफपीओ के अकॉर्डिंग टू एफपीओ फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 955 का जो एफपीओ ऑर्डर है उसमें मुख्यतः 2 प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स का यूज करते हैं। इसमें एक तो है सोडियम बेंजोएट, नंबर फर्स्ट सोडियम बेंजोएट। इसका जो हम मात्रा यूज करते हैं 700 to 1000 ppm मात्रा रखते हैं सोडियम बेंजोएट की। ये 1000 से 700 से 1000 ppm रखते हैं। और इसका जो प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, ये कलर्ड फ्रूट जूस वाले फ्रूट जूस में इसे यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे अनार है, मौसमी है, इस तरह के जो फ्रूट्स के जूस जो कलरफुल जूस वाले होते हैं, कलर्ड फ्रूट जूस वाले होते हैं, उसको प्रिजर्वेशन के लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। और सोडियम बेंजोएट की जो मात्रा रखते हैं वो रखते हैं 700 से 1000 ppm पार्ट पर मिलियन। और ऐसा यूज करते हैं KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के द्वारा भी हम इसे संरक्षित करते हैं। इस मात्रा रखते हैं वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की जो मात्रा रखते हैं वो रखते हैं 350 से 350 to 500 ppm रखते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जो यूज करते हैं वो कलरलेस फ्रूट्स जूस प्रिजर्वेशन। जो कलरलेस फ्रूट के जूस ऐसे जिसमें
जिसके जूस, जिस भी फ्रूट के जूस कलरलेस होते हैं, मीन्स जिसमें कलर नहीं होता है, जो कलरफुल नहीं होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज करते हैं, और जिसका मात्रा रखते हैं 350 से 500 ppm पार्ट पर मिलियन, इसका मात्रा रखते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट इसमें जो केमिकल मेथड यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। इसकी जो मात्रा रखते हैं वो 14.6 ग्राम प्रति लीटर रखते हैं, ग्राम प्रति लीटर। और ये सबसे ज़्यादा इसका जो यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, ये किया जाता है कोको कोला, लिम्का, जितने भी पेय पदार्थ हैं, जितने भी पेय पदार्थ हैं उन सब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। इसमें अभी जो हमने 2 मेथड प्रिजर्वेशन के यूज़ किए, इसमें प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स, एक तो प्रिजर्वेटिव मटेरियल, और प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स में साल्ट का यूज किया, साल्ट के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं। साल्ट की मात्रा नॉर्मली 15% रखते हैं और पिकल में 10% रखते हैं। वहीं शुगर के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल को, इसकी जो परसेंटेज रखते हैं वो 65 to 70% शुगर के कंसंट्रेशन में उसे डिप करके